हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये सेट 1 का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बताना है उनमें से कौन सही है इसका आंसर। ठीक है, तो एक मार्क्स का 30 क्वेश्चन है, यानी 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद 31 to 40 यानी 31 से 40 तक आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आपको आंसर समझाऊंगी और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? विच कंट्री हैड अपोज्ड अमेरिकन डोमिनेंस इन नाटो? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या पश्चिमी जर्मनी। नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध करने वाला देश है फ्रांस। फ्रांस ने ही इसका विरोध किया था कि नाटो का जो डोमिनेंस है अमेरिका, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो नाटो से ही रिलेटेड है, बार बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पिछले बोर्ड एग्जाम्स में, वो बता रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो नोट डाउन करते जाना। जैसे कि देखिए, नाटो से एक सवाल ये बन सकता है कि NATO नाटो का फुल फॉर्म बताए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, आप पूछ सकते हैं आपसे नाटो का स्थापना कब हुआ था, स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो आप बोलोगे कि लिखना अप्रैल 1949 में। इसमें कितने सदस्य देश है? 12। नाटो में 12 सदस्य देश है। इसका उद्देश्य क्या है नाटो का? इस संगठन ने घोषणा किया कि उत्तर अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उस संगठन में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। यही इसका उद्देश्य था नाटो संगठन बनाए जाने का, कि अगर इसके सदस्य देशों में जो भी शामिल है, इनमें से किसी एक पर भी हमला होगा तो सदस्य जो संगठन है नाटो, उसमें शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। ठीक है, तो यही गुटबाजी थी। नाटो गुटबाजी की एक संस्था थी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ठीक है, और फ्रांस जो है उसके नेतृत्व का विरोध कर रहा था। फ्रांस अमेरिकी नेतृत्व नहीं चाहता था नाटो संगठन में। ठीक है, यानी कि फ्रांस जो है वो अमेरिकन डोमिनेंस नाटो संगठन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसका विरोध कर रहा था। क्लियर है? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। अगर आपसे पूछ दे नाटो क्या है, तो आप जितने पॉइंट्स मैंने बताए उतने लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड? फ्रांस में, इंग्लैंड में, रूस में या फिर जापान में? बोल्शेविक क्रांति जो है रूस में हुई थी, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, रसिया में हुआ था। रसिया वॉज द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड इन रसिया। इसके पीछे की कहानी बताती हूँ मैं बोल्शेविक क्रांति का। रूस में रसिया जो कंट्री है, देश है, उसमें 100 साल पहले रूस में साम्यवाद स्थापित करने के लिए, अब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक विचारधारा है जिसका रूस ने समर्थन किया था। रूस में, रसिया में 100 साल पहले साम्यवाद स्थापित करने के लिए रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसी रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, क्योंकि रूस में ही साम्यवाद स्थापित करने के लिए ये क्रांति शुरू हुआ था, तो इसीलिए इसे रूसी क्रांति भी कहा जाता है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्तसिन या फिर क्रुश्चेव। सोवियत संघ और अमेरिका दो पावरफुल कंट्री था। पूरे विश्व में इन्हीं दोनों का राज चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ। जब वर्ल्ड वार हुआ तब क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया और अमेरिका अकेले बच गया सुपर पावर की तरह। ठीक है, तो अमेरिकी वर्चस्व हो गया वर्ल्ड में, तो उसे कहते एक ध्रुवीय। तो जब सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कह रहा है, मतलब कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय कौन था इसका राष्ट्रपति? तो उस समय इनका राष्ट्रपति
मिखाइल गोर्बाचेव थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? हु अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? इसके ऑप्शंस दिए हैं, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान या फिर चीन। तो खुले द्वार की नीति जो है, चीन के नेता देन सियाओपिंग नाम जिनका है, उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। यह नीति 1978 में 1978 में अपनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन, चाइना, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछ ले खुले द्वार की नीति अपनाने वाला कौन था, तो यहाँ पे तो देश का नाम पूछा, अगर आदमी का नाम पूछ दे तो उस नेता का नाम बताइए जिसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो आप लोग लिखना देन सियाओपिंग, ठीक है। और खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो खुले द्वार की नीति जो है 1978 में अपनाई गई थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस या इंडोनेशिया। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आसियान के सदस्य देशों के क्या क्या नाम है, यानी कौन कौन से देश जो है आसियान में शामिल है। तो आसियान में इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई शामिल है। तो इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आसियान के 4 या 5 सदस्य देशों के नाम बताए। तो अभी जो मैंने बताया उसमें से आप लिख दो कि जितना पूछा जाएगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम या फिर ब्रुनेई, ठीक है। तो कौन सा आसियान सदस्य नहीं है इसमें से, ये पूछा गया आपसे। जो ऑप्शन दिया है 4, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो आसियान का अभी जो मैंने नाम बताया, इसमें सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, लेकिन श्रीलंका नहीं है। तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा कि आसियान सदस्य श्रीलंका नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है? G8 माने ग्रुप ऑफ 8, ठीक है। 8 देशों का समूह को हम लोग G8 कहते हैं राजनीति में, ठीक है। द ओनली कंट्री ऑफ एशिया हु इज मेंबर ऑफ G8 इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं, पाकिस्तान, चीन, जापान या फिर भारत। G8 के सदस्य देशों में यानी 8 सदस्य देश है, इसमें है कनाडा यानी कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। तो एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेली G8 का सदस्य है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान, ठीक है। जापान जो है एशिया का एकमात्र देश है जो कि ग्रुप ऑफ 8 का सदस्य देश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? When was the United Nations Organization established? इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1939, 30 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1949। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज established on 24th October 1945. So option C is the correct answer for this question. देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? When the peace forces was sent to श्रीलंका from India. 1990 में, 1985 में, 1989 में यानी 1989 में या 1987 में 1987 में। तो इसके पीछे की कहानी मैं बताती हूँ कि शांति सेना श्रीलंका कैसे क्या हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। गृह युद्ध चल रहा था जिसे रोकने के लिए या खत्म करने के लिए 1987 में 1987 में भारत से शांति सेना श्रीलंका भेजा गया था। 1987 में यानी 1987 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री देश के। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपसे, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द कंट्री? अफगानिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे या भारत के थे?
शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नई दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद या फिर कोलंबो। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है, ढाका में हुआ था। तो यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ये देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड इन ढाका। क्लियर है। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताइए, है ना। तो लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलेटेड टू, इसमें पूछा है आर्थिक विकास से जुड़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आतंकवाद, टेररिज्म, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स या फिर लोगों का स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक गैर सरकारी संस्था है, ठीक है, यानी ये सरकारी संस्था नहीं है, ये गैर सरकारी संस्था है जो मानव अधिकार के यानी ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में सेक्टर में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। यह ब्रिटेन का एक एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ समझते हो ना आप लोग, ये ब्रिटेन का एक एनजीओ है। तो अगर पूछे एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं, तो जो मैंने अभी बताया वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मानव अधिकार से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? 15, 11, 10 या फिर 5? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10, क्योंकि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य है। देयर आर 10 टेम्पररी मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, जो है 5 स्थायी सदस्य, जिनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का नाम बताएं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, हुआ ना 5। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसे 2 साल के लिए यानी 2 इयर्स के लिए अस्थायी सदस्य यानी टेम्पररी मेंबर्स के रूप में सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया जाता है। यानी अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है, केवल 2 वर्ष। तो जो मैं बता रही हूँ उससे बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है, या ये भी पूछेगा आपसे सुरक्षा परिषद क्या है। तो जितना कुछ मैंने बताया उतना आप लिख सकते हो, है ना। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत ही आपको नुकसान होगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ो, समझो और एग्जाम अच्छे से लिखो, तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो बोल रही हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1952 में, 1955 में, 1949 में या फिर 1947 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1949 में। भारत का जो संविधान है वो 1949 में स्वीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन 1949। 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया था, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? अगर पूछे कि संविधान लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जन को। तो वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? पूछा है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वॉज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953? इसके ऑप्शंस दिए हैं, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। इसका आंसर है आपका तेलुगु, क्योंकि तेलुगु के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए तेलुगु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आंध्र प्रदेश का अगर पूछे गठन कब हुआ था, तो 1953 में, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। देखो अब इससे क्वेश्चन निकलता है कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1951 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड भारतीय जनसंघ पार्टी इन 1951। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ पार्टी, है ना, भारतीय जनसंघ पार्टी का जो स्थापना किया है उसका नाम पूछा गया। इसका ऑप्शंस दिए, बलराज मधोक, या फिर दीनदयाल उपाध्याय, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ पार्टी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। इन विच ऑफ द 5 years प्लान गरीबी हटाओ वॉज गिवन स्पेशल प्रियोरिटी। ऑप्शंस दिए हुए, पहली योजना 1951 टू 1956 जो चली थी, या तीसरी योजना 1961 टू 1966 वाली, या फिर पांचवी योजना 1974 टू 1979 वाली, या छठी योजना 1980 टू 1985 वाली। गरीबी हटाओ ये प्राथमिकता दी गई थी पांचवी योजना में, तो इसका आंसर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पांचवी योजना, फिफ्थ प्लान 1974 टू 1979 में गरीबी उन्मूलन का इसमें निर्णय किया गया था, गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी। क्लियर है। देखिए इसमें पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, इसका देखिए पीरियड क्या है, टाइम ऑफ पीरियड 1951 टू 1956। इसी तरह तीसरी योजना का भी 1961 टू 1966, 1974 से 1979 तक क्या चला, पांचवी योजना। छठी योजना 1980 से 1985। आप लोग सबका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबका उद्देश्य भी पढ़ लेना। जैसे पांचवा का है ना गरीबी हटाओ, है ना, इसी तरह पहला का था कृषि के लिए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा सबका आप लोग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, देश के विभाजन के समय नोआखाली नाम स्थान चर्चा में क्यों था। वाई नोआखाली वॉज इन न्यूज ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी नोआखाली नाम का एक जगह है, स्थान है, वो भारत के विभाजन के समय में बहुत ही चर्चा में था, न्यूज में था। ऐसा क्यों था, इसका ऑप्शंस दिया हुआ है, भारत पर पाकिस्तान आक्रमण के कारण, पाकिस्तानी अटैक ऑन इंडिया, या फिर सांप्रदायिक दंगों के कारण, कम्युनल राइट्स के कारण, या फिर महामारी के कारण, कॉजेस ऑफ पैंडेमिक, या भारत व पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक दंगों के कारण, क्योंकि भारत का जब विभाजन हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, तो नोआखाली में बहुत भयानक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। ठीक है, तो कम्युनल राइट्स की वजह से ये जो नोआखाली नाम का जगह है वो बहुत ही चर्चा में था, न्यूज में था। ठीक है, सांप्रदायिक दंगों के कारण ही ये चर्चा में था, क्योंकि 16 अगस्त 1946 1946 को जिन्ना नाम का एक था जनरल, उसने सीधी कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी थी। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी थी। इसके चलते, इसी के कारण लक्ष्मी पूजा के दिन नोआखाली में भयानक दंगा शुरू हो गया था, और एक महीने के अंदर, सिर्फ एक महीने के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। नोआखाली में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए ये चर्चा का विषय था, न्यूज में बहुत आ गया था नोआखाली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है आपसे, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 year प्लान। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है जेसी कुमारप्पा, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी मैंने लिखा नहीं, इट्स ओके, ऑप्शन डी आंसर है भी नहीं इसका। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो तैयार करने वाले कौन थे, इसमें बताना है आपको। पीसी महालनोबिस इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसी तरह आपसे पूछ दे कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, फर्स्ट 5 year प्लान कौन ड्राफ्ट किया था, तो पहली करने वाले, जो ड्राफ्ट करने वाले थे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और दूसरा किसने किया पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार,
पीसी महालनोबिस ने, जैसा कि इसमें पूछा गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है। देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त किया गया था। इसमें एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं या प्रिवी पर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। इन विच ईयर द प्रिवी पर्स मीन टू बी गिवन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज एबोलाइज्ड। 1969 में, 1971 में, 1972 में या 1976 में। इसका सीधा साधा क्वेश्चन है कि प्रीवी पर्स कब खत्म हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971, 1971 में। 1970 यानी 1970 में राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स पर संसद में खूब बहस चल रही थी और 1971 में संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। प्रीवी पर्स को खत्म करने का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही जोर डालकर प्रीवी पर्स को खत्म किया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसके ऑप्शन दिए है प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट, या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो नीति आयोग जो है उसका चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर पूछे नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है तो आप लोग लिखना नई दिल्ली में। वैसे इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1977 में जनता पार्टी के शासक में कौन प्रधानमंत्री बना था। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अंडर द जनता पार्टी रूल इन 1977। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं चंद्रशेखर या मोरारजी देसाई या विश्वनाथ प्रताप सिंह या इंद्र कुमार गुजराल। इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर है। 1970 में जनता पार्टी के शासन में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे 5 साल का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन मोरारजी देसाई जब 1977 में 1977 में जनता पार्टी के शासक के रूप में प्रधानमंत्री बने थे तो वे अपना ये पूरा 5 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए थे। इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाय अ वुमेन लीडर। इसके ऑप्शंस दिए हैं AIDMK या फिर तृणमूल कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी या तेलुगु देशम पार्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो है इस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था। तृणमूल कांग्रेस का गठन ममता बनर्जी ने किया था, जिन्हें ममता दीदी भी कहकर पुकारा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है। विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑप्शन दिए हैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ही छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकता का प्रतीक हुआ करता था। इस कहा जाता था कि छत्री के नीचे सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, क्योंकि इस पार्टी में हर धर्म के नेता लोग थे। इस पर किताबों में कार्टून भी छपे थे। एक छतरी के नीचे कांग्रेस दल के नेता का फोटो दिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1969 में 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969। इसके ऑप्शंस दिए हैं के कामराज, निजलिंगप्पा, इंदिरा गांधी या गुलजारी लाल नंदा। इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंदिरा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969। कांग्रेस पार्टी में टूट यानी कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गया था, उसका विभाजन हो गया था, स्प्लिट हो गया था, तो इसका श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता था। कहा जाता था कि इंदिरा गांधी ने ये करवाया है। इंदिरा गांधी को एक्सप्लिट कर दिया गया था पार्टी से, तब इंदिरा गांधी ने अपना अलग कांग्रेस पार्टी गठित किया और कांग्रेस के जो पुराने
नेता थे, उन्होंने अलग पार्टी का गठन किया था कांग्रेस में फूट जब हुआ था तो। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 44वां संशोधन, 44th अमेंडमेंट, 43वां संशोधन, 43rd अमेंडमेंट, 41वां संशोधन, 41st अमेंडमेंट या 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। उसका करेक्ट आंसर होगा 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 42वां संशोधन को 42वां संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इससे संविधान में कई बदलाव लाए गए थे और ये संशोधन सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन? जय जवान जय किसान जय जय विज्ञान। ऑप्शंस दिए हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़कर एक नया नारा बनाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और यही नारा उन्होंने दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967? इसके ऑप्शंस दिए हैं। भारतीय राजनीति में 1952 से 1967 तक किस पार्टी का वर्चस्व रहा? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जनता पार्टी या जनता दल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस, क्योंकि 1952 से 1967 लगातार कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा था भारत की राजनीति में, भारतीय राजनीति में। 1964 में 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है इंदिरा गांधी। नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी की नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई थी। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आकस्मिक मृत्यु हुई। इनके आकस्मिक मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी? ऑप्शंस दिए हैं विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा या फिर विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा। तो अभी मैंने स्टोरी बताया आपको कि इंदिरा गांधी जी क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। उनके फादर के यानी नेहरू जी के मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद उन्हें इंदिरा गांधी जी को राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन was appointed to probe into the atrocities committed during emergency? इसके ऑप्शंस दिए हैं लिब्राहन आयोग, शाह आयोग, श्री कृष्ण आयोग या मानव अधिकार आयोग। करेक्ट आंसर होगा शाह आयोग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शाह आयोग का गठन किया गया था जब आपातकाल की दमनकारी कार्यवाही की जांच करने के लिए। शाह आयोग क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर आम आदमी पार्टी वॉज फॉर्म्ड? इसका ऑप्शंस दिए हैं 2012 में, 2013 में, 2014 में या 2015 में। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 26 नवंबर 2012 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आम आदमी पार्टी के कुछ प्रमुख नेता में से है अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल इसके प्रमुख नेता है। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 2012 में। अब MCQ आपका खत्म हो गया है, 1 मार्क्स वाला। खंड बी ग्रुप बी आ गया है, ये भी 1 मार्क्स का है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फिल अप द ब्लैंक्स विद वन करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी ब्रैकेट में 2-2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही आंसर चुन के आपको खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो 31 नंबर है आपका, डैश रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसमें पूछा है आपसे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन? देखिए इसमें ऑप्शंस दिया है अंडर ब्रैकेट,
गोर्बाचेव थे या बोरिस येल्तसिन थे? गोर्बाचेव और बोरिस येल्तसिन। इसका करेक्ट आंसर होगा बोरिस येल्तसिन। ठीक है, बोरिस येल्तसिन। यहाँ पे भर लीजिएगा, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, लेंदी हो रहा है बहुत। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप डैश हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकम डैश अंडर द हेगमनी ऑफ यूएसए। क्या हुआ था? बहुध्रुवीय हुआ था या एक ध्रुवीय हुआ था? बाइपोलर और यूनिपोलर? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया था, यूनिपोलर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस दोनों था तो द्विध्रुवीय था, लेकिन जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया, खत्म हो गया वो, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आया अस्तित्व में और इसके वर्चस्व से एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1957 में यूरोपीय डैश समुदाय की स्थापना हुई। द यूरोपियन डैश कम्युनिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। आर्थिक हुई थी, सामाजिक हुई थी, इकोनॉमिक या सोशल? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्थिक, इकोनॉमिक। ठीक है, द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1957। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की क्या उद्देश्य था? संस्थापक देशों के बीच एक साझा बाजार और सीमा शुल्क संघ शामिल करते हुए आर्थिक एकीकरण स्थापित करना, यानी आर्थिक रूप से विकास करने के लिए ये कम्युनिटी का समुदाय का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय डैश में है। द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन डैश। हेग में है या जेनेवा में है? देखो सब में ऑप्शंस दिया है दो। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन का जो कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ठीक है, तो वर्तमान समय में इसके 164 सदस्य देश है, 164 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में हमारा देश भारत, इंडिया भी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जेनेवा। ठीक है, भर लीजिएगा आप लोग, स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर में हुआ था, जेनेवा शहर में इसका कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है, कितनी है बताना है। द नंबर ऑफ टेम्पररी मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ इज डैश। कितनी है? अभी रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, एक बार और बता चुकी हूँ। इसने पूछा अस्थायी, क्योंकि स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5, और स्थायी होते हैं 10। ठीक है, टेम्पररी मेंबर्स होते हैं 10, स्थायी 5 होते हैं, याद रखिएगा, परमानेंट 5। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री डैश ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था। इससे क्वेश्चन बनता है कि भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण कब हुआ? 1991 में। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर डैश फॉर्मुलेटेड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 1991। इसके ऑप्शंस दिए हुए, राजीव गांधी या नरसिम्हा राव? इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिट्टे डैश का एक उग्रवादी संगठन है। LTTE इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश। श्रीलंका का या भारत का? इसमें आप बोलिएगा श्रीलंका, क्योंकि लिट्टे जो है वो श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ श्रीलंका। LTTE यानी लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 है, सार्क डैश में अस्तित्व में आया। सार्क केम टू एग्जिस्टेंस इन डैश। 1945 में या 1985 में? 1945 या 1985? क्योंकि सार्क जो है 8 दिसंबर 1985 में स्थापित हुआ था। सार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 8th of December 1985। इसका करेक्ट आंसर होगा 1985, 1985। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरित क्रांति से डैश को विशेष लाभ पहुंचा। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली बेनिफिटेड द डैश। किसको पहुंचा लाभ ज्यादा? कृषि को या मजदूर को, एग्रीकल्चर और लेबर? उपयुक्त जलवायु और मिट्टी के कारण तकनीकी सहायता का सबसे अधिक लाभ हरित क्रांति से गेहूं की उपज को हुआ और फिर धान को, यानी कि इस तरह कृषि को ही विशेष लाभ पहुंचा था हरित क्रांति का। द ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली बेनिफिटेड द एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1987 में डैश के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि को हस्ताक्षर किया। द प्रेसिडेंट जयवर्धने ऑफ डैश साइंड अ पीस ट्रीटी
विद इंडिया इन 1987। क्या होगा इसका, नेपाल या श्रीलंका? इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। सो श्रीलंका इसका आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा है तो इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लास में से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।